रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस लाइन के साथ आप मैं सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं इस योद्धा सीरीज के अंदर। बेटा देखो, शुरुआत तो कई लोग करते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचकर परिणाम बहुत कुछ लोगों को ही मिलता है, और उन्हें मिलता है जो शुरुआत से लेकर अंत तक अपना धैर्य को बनाए रखते हैं और एक ही विश्वास रखते हैं कि मुझे बस मेहनत करते चलना है, मुझे परिणाम अपने आप मिलेगी। तो आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस योद्धा सीरीज के अंदर। मैं आपको 10 सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। वन डे वन पेपर। बेटा क्या बोला मैंने? वन डे वन पेपर, यानी हर दिन आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और उस क्वेश्चन के साथ साथ जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन होगा, उस टॉपिक का हर एक राज आपके सामने खोल के रखूंगा। बस आपको क्या करना है बेटा, कॉपी लो, पेन लो और बैठ जाओ। जो जो करवाते जाऊंगा, और जिस दिन वेस्ट बंगाल पुलिस की पेपर होगी, उस दिन यहां से इस क्लास से क्लिप काट के डालूंगा कि देखो ये क्वेश्चन करवाया था, ये कॉन्सेप्ट करवाया था, और डायरेक्ट छपेगा वो क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो आप लोग? मैं भी जरा पानी पी लूं। रेडी हो जाओ। चलिए, रेडी सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, he had to repent what he had done। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और हमें प्रीपोजिशन भरना है। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले अब अपने कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशन। मैं आपको प्रीपोजिशन के कुछ छोटे मोटे बात बताऊंगा, वही बताऊंगा जो काम के होंगे, बाकी के हमें, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस मजाक नहीं करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहले बेटा आप हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशन। सर किताबी भाषा को नहीं रटेंगे, हमारे पास टाइम कम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है बेटा, क्या कहती है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन अपने से बाद लिखे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में, क्या बोला बेटा मैंने, माफ करना, प्रीपोजिशन अपने से बाद लिखे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ रिलेट करता है। पहले इस ग्राफ को अब बनाओ, फिर मैं समझाता हूं। क्या बोला बेटा मैंने? या तो इसको बेटा अब मिटाओ, एक छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी। प्रीपोजिशन अपने से बाद लिखे नाउन या प्रोनाउन को अपने सेंटेंस में किसी अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ रिलेट करता है। ये बनाओ, बिल्कुल यही बनाओ, और कुछ नहीं करना आपने। बनाया? प्रीपोजिशन अपने से बाद लिखे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब को रिलेट करता है। अब एग्जांपल देखो। मैंने लिखा राम goes to school।
ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा बेटा मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो गोज है, पहले तो ये देखो ये टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है हमारा। क्या है? टू हमारा एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये गोज क्या है? एक वर्ब, जाना, कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम हो रहा है, यानी क्या है? वर्ब है। अच्छा, गोज टू स्कूल, स्कूल है क्या है? नाउन है, बिल्कुल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया बेटा कि प्रीपोजिशन अपने से बाद लिखे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ रिलेट करता है। ये टू प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ क्या कर रहा है? रिलेट। सर प्रीपोजिशन की प्रैक्टिकल डेफिनेशन यही होती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं नोट करते चलना, अगर आप मजाक करोगे तो फिर आपकी मजाक बन के रह जाएगी। अगर मैंने यहां बोला राम गोज टू स्कूल, एक सेंटेंस मैंने लिखा राम गोज टूवर्ड्स स्कूल। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, क्या लिखा बेटा? राम गोज टू स्कूल एंड राम गोज टूवर्ड्स स्कूल। ये दोनों प्रीपोजिशन में आकाश और जमीन का फर्क होता है। यानी कि अगर आप सेंटेंस में प्रीपोजिशन जब चेंज करते हैं तो सेंटेंस का मतलब भी, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मैंने बोला राम गोज टू स्कूल, मतलब राम केवल स्कूल के लिए ही जा रहा है और कहीं नहीं जाएगा वो। राम गोज टू स्कूल, केवल स्कूल के लिए जा रहा है वो। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, राम गोज टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है वो। मैंने बोला राम को मैंने स्कूल के तरफ जाते देखा। अब पता नहीं भैया वो स्कूल जा रहा है या स्कूल के तरफ से निकल के पीछे वाली गली से अपने गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है, भाई हमें कैसे पता यार? ठीक है, तो दोनों में फर्क देख रहे हो, प्रीपोजिशन कितनी बड़ी रोल प्ले करती है। और बेटा याद रखना, वेस्ट बंगाल पुलिस में कई हद तक ज्यादा क्वेश्चन केवल और केवल प्रीपोजिशन चैप्टर से पूछा गया है। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है ये। देखो किसी भी चैप्टर की वेटेज इससे डिसाइड नहीं होती कि वो कितना हार्ड है या कितना इजी है, वेटेज इससे डिसाइड होती है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लिया, मैं साइड हट रहा हूं, नोट करो इसे। नोट कर लिया? चल, अब आप एक नोट पॉइंट करना। क्या करना बेटा? नोट पॉइंट। प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा, इससे क्या सिद्ध हुई? इससे यह बात निश्चित हुई कि एक जो वर्ब होता है, हमेशा वर्ब को एक क्या चाहिए होती है? अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या चाहिएगी? ऑब्जेक्ट होगी भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए होगी ना। यानी अगर मैंने यहां लिखा, क्या लिखा मैंने? राम लव्स सीता। अब इस सेंटेंस में लव क्या है? एक वर्ब है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम लव हुम, व्हाट या हुम के जवाब में जो भी आता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं क्या बोला मैंने? अगर मैं इस वाले सेंटेंस को केवल ऐसे ही करके छोड़ दूं, राम लव्स, तो ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। राम लव्स व्हाट या राम लव्स होम, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, राम
लव्स टू सीता। अब देखो क्या हो रहा है इसमें कि ये जो राम लव्स है ये तो वर्ब है, ये सीता क्या है, इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट। यानी कि ये टू जो प्रीपोजिशन लिखा गया है बीच में, ये अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये सीता जो ऑब्जेक्ट है ये फिर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लव का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो, इसलिए। लेकिन लव को तो ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, इसका मतलब इस सेंटेंस में यहां पे टू नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी सर। तो बेटा यही जो टीचर क्या करते हैं, तुम्हें रूल रटवाते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, वो इसलिए होता है, इसलिए होता है। केवल रूल को मत रटो, कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर चलो। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये थी प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन, एक बार आप नोट कर लो इसे पहले। नोट कर लिया? अच्छा, इसे क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने लिखा पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान क्या ने क्या किया, अटैक किया, यानी ये वर्ब है। अटैक ऑन व्हाट या हुम, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, इंडिया है। एक मिनट चलो पानी पी जरा। मैंने बोला पाकिस्तान अटैक्ट ऑन इंडिया, यानी जो अटैक्ट वर्ब है ये इंडिया क्या है, इसके अटैक्ट ऑन हुम, अटैक्ट ऑन इंडिया, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। यानी आपको इस बात से पता होना चाहिए कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगी सर, ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो बेटा, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए अभी तो काफी है, और आगे आप लोगों की इसकी नीड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, मैं आपको इन चार जो प्रीपोजिशन लिखे हैं इनका आपको मैं एक बार बेसिक सा ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। बेसिक सा आपको क्या देता हूं मैं, ओवरव्यू, ताकि आपको आंसर चूज करने में ना सर परेशानी ना आए, ठीक है, आप खुद ही उस चीजों को करके आ पाओ। अच्छा चलिए सर, पहला वर्ड हमारा क्या है, एट। पहला वर्ड बेटा क्या है हमारा, एट। आप नोट करना कि एट किसी भी प्रीसियस टाइम को डिनोट करता है, इट डिनोट्स टाइम। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। तो यहां पर एट जो है हमेशा क्या करता है, टाइम को डिनोट करता है। नोट करो इसे, फटाफट फटाफट नोट करो, बिल्कुल देरी नहीं। कर लिया? चलो अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है बेटा हमारा, अगला वर्ड है हमारा बेटा ऑफ। अच्छा, ऑफ एक प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो ऑफ क्या करता है, ऑफ टोटल को, टोटल में से पार्ट्स को रिलेट करता है। कैसे, ये बनाते चलो आप, टोटल में से पार्ट्स को रिलेट करता है कैसे, मैंने बोला, मैंने यहां पे लिखा सम ऑफ द बॉयज। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन, द बॉयज क्या है, टोटल, और सम क्या है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ। तो वही बोला मैंने, टोटल में से, टोटल में से सम ऑफ द बॉयज, कुछ को चुना गया, सम ऑफ द बॉयज यानी टोटल में से कुछ को चुना गया, तो ये काम होती है ऑफ की। अच्छा,
अगला जो हमारा बेटा वर्ड है वो क्या है हमारा, फॉर। बेटा फॉर याद रखना हमेशा पर्पस के लिए काम आता है। पर्पस के लिए, किसी भी चीज को कारण बनने के लिए आता है, वो कारण बन के आता है हमेशा। इतनी बात याद रखो, कारण। अगला वर्ड हमारा क्या है, ओवर। ओवर, ओवर का मतलब ओवर तब आता है हमारा जब आप किसी चीज को सिग्निफाइज कर रहे हो, तो जब वो आपसे ऊपर है और आप उसे छू नहीं पा रहे। ठीक है, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द स्काई, द फ्लैग्स आर हैज बीन होस्टेड ओवर द स्काई, ओवर आवर हेड। इस तरह की बातें, मतलब जब आपसे कोई चीज ऊपर हो और आप उसे छू ना पाओ। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने सारा को नोट कर लिया होगा। तो अब आप जरा इसका आंसर दो। ही हैड टू रीपेंट व्हाट ही हैड डन। बड़ा इसका आंसर होगा फॉर। क्यों? सबसे पहले देखो ये वर्ड है यहाँ पे रीपेंट। रीपेंट क्यों करा होगा? जब उसने एक बार पेंट कर दिया, दोबारा रीपेंट क्यों करा होगा? या तो गंदी उस पर धूल पड़ गई होगी, या तो वो कलर उधर गई होगी, या तो गलती हुआ होगा। या तो रीपेंट, उसको रीपेंट करना पड़ा। यानी कि ये यहाँ पे सेंटेंस किसका दिखा रहा है, सौरो का। सौरो मतलब क्या होता है, दुखी, दुख के कारण, दुखी का सेंस दे रहा है ये रीपेंट यहाँ पे। तो दुखी क्यों? फॉर कुछ गलती होगी, ही हैड टू रीपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। उसने जो करा था, कुछ गलती करी होगी, उसके लिए उसने रीपेंट करा। पहला क्वेश्चन आशा करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक बात। दूसरा क्वेश्चन बोलो, सी इज सो डैश दैट सी इजीली कैचेस कोल्ड। अच्छा, यहां पे हमें इन चारों में से वर्ड भरना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो ये वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, आप ये देखो। सेंसिबल मतलब जो कि अपने होश आवास में रहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चीजों पे कैसे काम कर रहे हैं, उनको अपनी ठिकाना है बोलने का। मतलब एक समझदार व्यक्ति। लिखते चलो, सिंसियर। सिंसियर भी हमें वही सेंस देती है सर। सिंसियर भी वही जो कि अपनी सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, बिल्कुल लगनता पूर्वक अपने कामों पे ध्यान रखते हैं। बस उनकी काम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है। सेंसिटिव, सेंसिटिव दांतों के लिए सुना है एडवर्टाइजमेंट में, पेप्सोडाइन यूज करें या सेंसोडाइन यूज करें। सॉरी, हाँ सेंसोडाइन। ठीक है। सेंसिटिव मतलब होता है नाजुक, नाजुक कली, सॉफ्ट, यानी इतनी सॉफ्ट है। अच्छा, ये जो वर्ड है सॉवर, इसका वर्ड मैं आपको छोड़ रहा हूं, या आप खुद से ढूंढेंगे और खुद से अपने नोटबुक को नोट डाउन करेंगे। हर काम मैं नहीं करूंगा, पेपर आपने देना है, पेपर आपको निकालना है, ये काम आप करेंगे। ठीक है। तो अब आप जरा सोच के बताओ क्या यहां पे लगेगा। सेंसिटिव, इतनी नाजुक है कि इजीली उसको ठंड लग जाती है। सही आंसर क्या हो गया, सेंसिटिव। चलिए एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए। चलिए, अपोजिट ऑफ एक्सेप्टेड। बेटा एक्सेप्टेड का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ये आप जानो। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना यानी आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप जरा ये पढ़ के बताओ कि नोटेड का मतलब क्या होता है, कुछ लिखना, नोट डाउन करना। रिजेक्टेड मतलब नकारना, आपने उसको मना कर दिया। फॉलो, फॉलो मतलब किसी के राह पर चलना, आपने उसको फॉलो किया। कंसिडर्ड मतलब आपने कंसिडर किया, हाँ मर्जी किया। तो स्वीकार करना, इसका मतलब मैंने क्या बताया, नकारना। इसका आंसर क्या होगा, रिजेक्टेड। क्वेश्चन तो आसान सा है, लेकिन आप योद्धा हो, आप मेरे साथ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे। क्या बोला बेटा मैंने, कुछ पॉइंट को पहले आप वहां पे वो लिख दो, रिजेक्टेड वर्ड लिखो। ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ कुछ वर्ड लिखोगे। वो वर्ड्स क्या है बेटा, वो वर्ड्स हैं चोजन, एग्री, चोजन, एग्रीड। अच्छा, इसे आप एक मिनट पर नोट नोट करो। उसके बाद क्रेडिटेड,
ये सब जो है ना, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड दिखा रहे हैं। मतलब ये जो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार होता है, उनसे मिलता जुलता शब्द ही है, जिनका मतलब भी क्या होता है बेटा? अच्छा, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड, टोटेड, इन सबको याद करना है। अच्छा, आप ढूंढेंगे, अगर आपको और कहीं से कुछ मिलता है तो आप वो भी लिखेंगे। रिसीव्ड, गेन, गेन मतलब फायदा होना। आपने किसी चीज को एक्सेप्ट किया तो फायदा तो होगा ही। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा पास्ट, लिखा मैंने नहीं लिखा, पास्ट लिखो, पास्ट, किसी चीज को पास्ट किया, आपने पास किया उसको और फिर एक्सेप्ट किया। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा एक्वायर। तो बड़े इतनी सारे वर्ड्स काफी हैं आपके लिए, इतने याद कर लो और ढूंढो, अगर और आपको मिलते हैं तो आप और याद करो। तो ये तो मैंने बताया आपको इससे मिलते जुलते सेम मीनिंग वाले वर्ड। अब इसका अपोजिट लिखो। एक्सेप्टेड वर्ड का कुछ है जो अपोजिट होते हैं। अपोजिट में क्या होंगे? जैसे एक तो मैंने बता दिया यहाँ पे, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, उसके बाद नेग्लेक्टेड। ये सारे के सारे क्या है? अपोजिट वर्ड है, ठीक है। रिफ्यूज, रिफ्यूज हो गए। उसके बाद लूज, डिसएग्री। बेटा इसको लिखने का कारण यही है कि आपको वोकेबलरी पार्ट स्ट्रांग होगा, और अगर वोकेबलरी पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं से सही राह पे चल रहे हो। रिनाउंस, रिनाउंस, और सारे वर्ड हैं क्या है? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। इतने सारे वर्ड हैं, इन्हें हम नोट डाउन करो। कर लिया? तो इसका आंसर क्या होगा? रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड का अपोजिट रिजेक्टेड। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इनएडिबल। सर इनएडिबल का तो सबसे पहले मतलब क्या होता है ये समझिए आप। इनएडिबल का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है जो कि खाने लायक ना हो, ऐसी चीजें इस अवस्था में जो कि हम खा ना पाए, खाने के लायक ना हो। तो पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है? गंदा, गंदगी वाली चीजें गंदा। ईटेबल, ईटेबल तो सर इसका अपोजिट हो गया, यानी जो खाने के लायक है, जो क्या है? खाने के लायक है। ये तो खाने के लायक है, लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट बोला है, सॉरी नियरेस्ट मीनिंग बोला है। अगर अपोजिट बोलता तो हम ये लगाते, लेकिन नहीं। गुड, गुड मतलब अच्छा हो गया भाई, जब कुछ अच्छा है तो खाने में क्या दिक्कत है? अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका मतलब ये होता है अनफिट मतलब मानव जीव के लिए खाने के लिए वो खाने के लिए उस कंडीशन में वो चीजें नहीं है, यानी अनफिट है, वो फिट नहीं है खाने के लिए, अगर खाओगे तो बीमार होगे। तो इसका जो सही मतलब निकलता है बेटा, वो क्या निकलता है? ये, इट इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, अब ये जो वर्ड है, इसके कुछ वर्ड्स आप पेन डाउन करो। कौन से? इन एडिबल। इन इन ईटेबल का मतलब होता है अनईटेबल। अनईटेबल का मतलब भी क्या होता है सर? जो कि हम खाया ना जा सके। अनप्लेटेबल, अनप्लेटेबल, अनप्लेटेबल का मतलब भी क्या होता है सर? जो कि खाया ना जा सके। अच्छा, और क्या हो सकता है? स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, ये सब वर्ड्स को नोट डाउन करो आप। भारतीय सैनिक आर्मी के में क्या ये काम आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब कुछ इसके अपोजिट वर्ड कर लो, यानी इसके अपोजिट वर्ड।
अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, ईटेबल, जो खाने लायक हो। दूसरा डिलीशियस, टेस्टी। ये सब चीजें क्या है, जो कि आप खा सकते हो, खाने के लायक है ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अच्छा सर, ये एक ईडियम एंड फ्रेज है, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब आपको बताना है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है फास्टली, कोई काम बहुत तेजी से हो रहा हो, बहुत तेजी गति से हो रही है। तो प्राइसेस आर गोइंग अप मतलब किसी चीज की जो दाम है, महंगाई काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। महंगाई दिनों दिन आसमान छूते जा रही होगी, कैसे, बहुत तेजी से। तो स्लोली का मतलब तो हो गया सर बहुत धीरे धीरे, ये तो आपको पता होगा, ये तो होगा नहीं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ये भी नहीं होगा। रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है फास्टली, ये होगा सर। अच्छा ये भी ऑप्शन देखो, सिस्टमेटिकली, बिल्कुल नहीं। सिस्टमेटिकली होता है एक सिस्टम से बढ़ते जाए ना। आंसर क्या होगा इसका, रैपिडली, बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल तेजी के साथ उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है। चलिए, अच्छा एक बात और देखना, अगर आपको ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है ना, तो मैं एक आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, रोशन तोलानी, अरिहंत पब्लिकेशन की रोशन तोलानी बुक है, जिससे कि आप ईडियम एंड फ्रेजेस कर सकते हो। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यूपीएससी तक में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए। ही डिसाइडेड द पाथ ऑफ रिलीजन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। सर दोबारा एक क्वेश्चन देखने को मिला, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस का। अच्छा, यानी कि इस वाले अंडरलाइन वर्ड का आपको मतलब बताना है इन चार में से। सर ऑन हिज ऑन ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपने इच्छा, सॉरी, अपने इच्छा से, अपने इच्छा से। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्सफुली कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। वो जो भी काम कर रहा है अपने होश आवास में कर रहा है, अपनी इच्छा, उसकी मन मति की सहमति से वो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, हेल्पलेस। हेल्पलेस का तो मतलब है नहीं सर, हेल्पलेस तो होगा जो हेल्प के समर्थ ना हो, ये तो होगा नहीं। विलिंगली, विलिंगली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपने मतलब आपकी इच्छा और तब वो कार्य, ये हो सकता है। अगर देखो इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब सर जो रेगुलर ना हो चीजें, ये तो होगा नहीं। सिंसियरली मतलब जो अपने कामों को सिंसियरता पूर्वक करता हो, ध्यान पूर्वक करता हो, तो सिंसियरली का मतलब वो होता है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, विलिंगली, जो कि अपने काम को अपने अनुसार कर रहा है, अपने मति से कर रहा है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं। आप पहले इन चारों वर्ड का मतलब समझो। सर फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है, आप नोट डाउन करो, इसका मतलब होता है अमीर लोग जो कि बहुत पैसों से धनी है, रिच हो, और वो गरीब लोग का मदद करते हैं, स्पेशली खाने में, खाने के रूप से, पैसे के रूप से। उनको हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। कैनिबल, कैनिबल मतलब होता है बेटा जो फ्लैश खाता हो दूसरे एनिमल का या इंसानों का, वो होता है कैनिबल। टेररिस्ट आपको पता ही है, आतंकवादी, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो वर्ड हमारा बच गया, मिशन थ्रोफ, मिशन थ्रोफ, ये हमारा क्या है बेटा, मैन काइंड के लिए होता है, वन हु हेट्स मैन काइंड। ठीक बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, द कार डैश सडनली। अच्छा ये चार वर्ड में से हमें भरना है। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन, ब्रोक आउट, ब्रोक अप। बेटा ब्रोक अप तो कोई होता नहीं, वर्ड ब्रेकअप होता है, ये हम एक्चुअली रिलेशनशिप वगैरह में यूज करते हैं हम, तो ये तो होगा नहीं। ब्रोक ऑफ मतलब किसी काम का ऑफिशियली, किसी ऑफिशियली तौर से किसी काम का, मीटिंग का पोस्टपोन हो जाना या मना हो जाना, उनके लिए ब्रोक ऑफ यूज होता है, ये भी होगा नहीं। ब्रोक आउट, सर काफी बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं। ब्रोक आउट का मतलब सर एकदम उल्टा होता है, इसका मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए यूज होता है ये सब, पॉजिटिव सेंस में स्टार्ट यूज होता है ये सब, वार के लिए हम तैयार हैं, इस सेंस में यूज होता है। तो बचा क्या, ब्रोक डाउन। सर एक बात और आप नोट डाउन करना ब्रोक डाउन के बारे में, ब्रोक डाउन हमेशा और हमेशा कभी भी व्हीकल, मशीनरी चीज के लिए यूज होता है। द कार सडनली, द कार ब्रोक डाउन सडनली। ठीक है, नोट डाउन कर दिया सबको आपने। अगला क्वेश्चन, सिंस वी आर लिविंग इन बॉम्बे वी आर अनविलिंगली टू मूव टू अनदर सिटी।
अच्छा सर, इसको सेंटेंस को रीअरेंज करके सही से लिखना है। सिंस वी हैव बीन लिविंग, बीइंग दैट वी आर लिविंग, सिंस वी वेर लिविंग, नन ऑफ दिस। सर सबसे पहले इसका मतलब सेंस ये कहता है कि हम यहाँ पे बॉम्बे में कई दिनों से रहते आ रहे हैं और हमें रहते रहते कई दिन हो चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाने का, मूव करने का मन नहीं है। ठीक है। अच्छा, सिंस वी हैव सिंस वी हैव बीन लिविंग, सिंस वी हैव बीन लिविंग बीइंग दैट, ये तो होगा नहीं। ठीक है। सिंस वी वेर लिविंग, सर इसका मतलब क्या होता है? सिंस वी वेर लिविंग मतलब हम पहले रहते थे। वी वेर लिविंग हम रहा करते थे, कोई मतलब ही नहीं है यार, सवाल ही पैदा, नन ऑफ दिस, ये तो खैर होगा ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब आप समझो, सिंस वी हैव बिन लिविंग, हम, ये हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो दिखा रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखा रहा है, वी आर लिविंग, लेकिन हुआ कैसे? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब के साथ बेटा आईएनजी फॉर्म लगेगी। यहां पे पता क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो सिंस इज एम आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सेंस कह रही है, लेकिन हमें कहने का मतलब क्या हो रहा है? सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि हम कई दिनों से रहते आ रहे हैं, केवल रह नहीं रहे, रहते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं। सिंस वी हैव बीन लिविंग, ये होगा इसका सही आंसर। सर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, करते चलो आंख बंद करके। कभी भी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं 10 सीरीज लेके आऊंगा, 10 सीरीज में देखना, और पेपर देके आना, उसके बाद मैं क्लिप काट के डालूंगा यहाँ से। Why did you not spoken to me earlier? फिर से टेंस का क्वेश्चन है ये, इसको सही करके लिखना है बेटा। ये जो वर्ड है डिड, आप एक बात नोट डाउन करेंगे यहाँ पहले। डिड जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन की तरह यूज हो, या तो क्वेश्चन की तरह यूज हो, या और निगेटिव सेंस के लिए यूज जब भी होगा, तो आप हमेशा डिड, हमेशा पता क्या लेती है अपने साथ? वर्ब की बेस फॉर्म, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेती है वो। यानी कि डिड नॉट स्पोक, स्पोक तो होगा नहीं स्पीक का, डिड यू नॉट स्पोक, स्पोक आगे खत्म, वर्ब की बेस फॉर्म है ही नहीं। डिड यू नॉट स्पीक, स्पीक एक क्या है? बेस फॉर्म है। वेयर यू नॉट स्पोक, खत्म, बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। याद रखना है, डिड हमेशा अपने साथ सेंटेंस में जब क्वेश्चन की तरह यूज हो या नेगेटिव सेंस दो, तो हमेशा डिड हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेती है, और बेस फॉर्म केवल हमें एक ही सेंटेंस में दिख रहा है, स्पीक में। तो सही आंसर क्या होगा? स्पीक। तो बहुत ही सरलता के साथ, शांतिपूर्वक, बहुत ही धैर्य के साथ मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया, एक एक क्वेश्चन के टॉपिक के मैंने हर एक राज खोल के रखा। बेटा अभी YouTube पे बहुत सारे टीचर आएंगे तमाशे करने के लिए, आप एक बार देखो। योद्धा सीरीज मैंने इसलिए नाम दिया है कि आप एक योद्धा हो, आपको हारना नहीं है, अंत तक लड़ाई लड़ना है। और आप इसके बाद 10 सीरीज वेट करो बेटा, 10 सीरीज, और उस 10 सीरीज में से छांट के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में ना छपे ना, अगर ना छपे तो फिर आप बोलना। इसमें दो ही एक मेन टॉपिक था, पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन, उसकी जितनी छोटी मोटी जानकारियां थी मैंने आपको वो दे दिया। अब इसे आप रिवाइज करो, फिर कल आपके साथ एक और नए सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक हारना नहीं है, लड़ते रहना। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बस थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब इसी लाइन के साथ मैंने स्टार्ट करा था ये सीरीज, और इसी पंक्ति के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे फिर अगले लेक्चर में, अगले एक और नई जोश भरे उमंग नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।